खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। इंडिया के मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम के ठिकाने का आखिरकार पता चल गया है। CNN न्यूज 18 जो कि हमारा सहयोगी चैनल है, उसके सनसनीखेज खुलासे में दाऊद इब्राहिम के बारे में बेहद खुफिया और बड़ी जानकारी सामने आई है। यह एक्सक्लूसिव जानकारी दाऊद इब्राहिम से हुई सीधी बातचीत के बाद सामने आई है। यही सबसे बड़ी बात है। पाकिस्तान हमेशा भारत के इस दावे को नकारता आया है कि दाऊद पाकिस्तान में है, लेकिन इस सनसनीखेज खुलासे के बाद पाक की सारी दलीलें बेबुनियाद साबित हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि फोन पर, वो भी लैंडलाइन पर हुई सीधी बातचीत में खुद दाऊद ने कबूला है कि वो कराची में रह रहा है। इतना ही नहीं, अब तक दाऊद की सेहत को लेकर दुनिया भर की मीडिया में अलग अलग तरह की बातें कही जा रही थी, लेकिन हमसे बात करते हुए खुद दाऊद ने माना है कि उसे ना ही हार्ट अटैक आया था और ना ही उसे गैंग्रीन जैसी कोई खतरनाक बीमारी हुई थी। दाऊद ने फोन पर बताया कि उसकी सेहत बिल्कुल ठीक है। हालांकि उसने यह भी कहा कि एक बार उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। आपको बता दें कि यह पहली बार है जब दाऊद ने किसी टीवी चैनल से सीधी बातचीत की है। सबसे पहले सुनिए दाऊद की यह आवाज और उसके बाद हम करेंगे अपने तमाम खास मेहमानों से इस पर तफसीली बातचीत। हेलो हेलो। हाँ जी दाऊद साहब, आप कौन? हेलो हेलो। हाँ जी दाऊद साहब, आप कौन? यह आवाज हिंदुस्तान को इंतहाई मतलूब, सबसे बड़े दुश्मन और मादर वतन को दगा देकर पाकिस्तान में पनाह लेने वाले दाऊद इब्राहिम कास्कर की है। मुंबई सिलसिलेवार धमाके के मास्टरमाइंड से रास्त राब्ता करने वाला CNN न्यूज 18 पहला चैनल है। 2016 में हमने आपको दिखाया था कि दाऊद कहां रहता है। अब हमने खुद उससे बात की। यह किसी फोन टेप का इंटेलिजेंस का चरबा नहीं। CNN न्यूज 18 ने रास्त दाऊद इब्राहिम को फोन लगाया। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब हमने खुद उससे बात की। दाऊद साहब, आप कौन? महीनों की ट्रैकिंग के बाद CNN न्यूज 18 ने दाऊद इब्राहिम से बात की। आप गुफ्तगू सुनिए जो दाऊद को हासिल पाकिस्तानी पुष्टपनाही की कलई खोलता है। हेलो हेलो। हाँ जी दाऊद साहब, आप कौन? जी सर, गुड इवनिंग। दिस इज मनोज गुप्ता फ्रॉम CNN न्यूज 18। गिने चुने लोगों ने ही अंडरवर्ल्ड डॉन की आवाज सुनी होगी। ये पहला मौका है जब वो किसी टीवी चैनल से रास्त बात कर रहा है। CNN न्यूज 18 इन्वेस्टिगेशन एडिटर मनोज गुप्ता के दाऊद से रास्त राब्ता करने के बाद हमने माजी में इंटेलिजेंस एजेंसियों के जरिए दाऊद को ट्रैक करने की कोशिश के दौरान रिकॉर्ड किए गए आवाज के नमूने भी चलाए और इस नतीजे पर पहुंचे कि ये आवाज खुद दाऊद इब्राहिम की है। दाऊद साहब, आप कौन? जी सर, गुड इवनिंग। दिस इज मनोज गुप्ता फ्रॉम CNN न्यूज 18। नहीं, छोटा नहीं बोल रहा है। हाँ जी जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहे हैं? जी, मैं मनोज गुप्ता बोल रहा था CNN न्यूज 18 से। दाऊद साहब थे? जी जी मनोज में बोलिए। दाऊद साहब से बात करा दीजिए। कौन दाऊद साहब? दाऊद इब्राहिम साहब। बोलिए क्या है? मैं मनोज बोल रहा था, बात करने, वो मेरे को जानते हैं, अभी उनसे बात हो रही थी, उन्होंने उठाया था फोन। वो जानते हैं मेरे से, पूछ लीजिए उनसे एक बार। हाँ बोलो बोलो। कई जांच और तस्दीक करने के बाद हम आपको ये आवाज सुना रहे हैं। ये आवाज दाऊद इब्राहिम कास्कर की है। दाऊद ने पुरसकून अंदाज में गुफ्तगू की शुरुआत की, लेकिन CNN न्यूज 18 के जरिए ट्रैक कर लिए जाने के बाद अंडरवर्ल्ड डॉन ने अपनी शनाख्त छुपाने की कोशिश की और फौरन अपना फोन अपने साथी को थमा दिया। उसका रफीक कोई और नहीं, जावेद चोटानी है।
जावेद दाऊद का दुबई में मल्टी मिलियन अंपायर का निगरां है। नहीं, छोटा नहीं बोल रहे थे। हाँ जी जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहे हैं? जी मैं मनोज गुप्ता बोल रहा था, CNN न्यूज 18 से। दाऊद साहब थे? जी जी मनोज में बोलिए। दाऊद साहब से बात करा दीजिए। कौन दाऊद साहब? दाऊद इब्राहिम साहब। बोलिए क्या है? मैं मनोज बोल रहा था, बात करने, वो मेरे को जानते हैं, अभी उनसे बात हो रही थी, उन्होंने उठाया था फोन। वो जानते हैं मेरे से, पूछ लीजिए उनसे एक बार। हाँ बोलो। CNN न्यूज 18 के जरिए ट्रैक किए जाने के बाद दाऊद भौचक्का रह गया। आप खुद सुनिए। दाऊद ने चोटानी को फोन दिया, लेकिन इस दौरान उसकी आवाज मुस्तहकम नहीं थी। दाऊद CNN न्यूज 18 के जरिए ट्रैक किए जाने के बाद घबरा गया और फोन जावेद चोटानी के हवाले कर दिया। डॉन के दस्ते राज से हुई पूरी बात अब आप सुने। सर पाकिस्तान में हो आप तो, कराची के अंदर। क्या बोला है? ये तो नंबर सर पाकिस्तान का है ना? यार मेरी बात सुन, खुदा का खौफ, तो यार तू टाइम वेस्ट कर रहा है अपना मेरे भाई। तू किससे इंटरव्यू ले रहे हो, किससे बात कर रहे हो, आपको पता है कुछ? आप बताओ सर, कौन बोल रहे हो? नहीं आप पहले बताओ ना, आप इतना लंबा चौड़ा इंटरव्यू ले रहे हो, इतनी सारी बातें कर रहे हो, आपको पता है आप किससे बात कर रहे हो? दाऊद इब्राहिम से। सर खुदा का खौफ कर रहा है। एक तो आप नाम ऐसे लेते हो, और वो आपको क्या कोई भी किसी तरह आपको फोनों में मिल जाएंगे क्या? इसने बोला ये नंबर, ये खुदा के लिए इस नंबर को मिटाओ। ये अब एक काम करो, आप मुझे नंबर दो, आपका मैसेज पास ऑन किसी के थ्रू करवा सकता हूँ। CNN न्यूज 18 अब तक ये बात साबित करने में कामयाब हुआ है। दाऊद जिंदा है और कराची में अपनी रहायशगाह से बात कर रहा था और पाकिस्तानी सेल फोन नंबर इस्तेमाल कर रहा है। वो क्लिफ्टन कराची से ऑपरेट कर रहा है। डी कंपनी पर दाऊद का कंट्रोल है। जावेद चोटानी की मदद से वो अंपायर चला रहा है। उसके बीमार होने की खबर की कलई खोलती है ये गुफ्तगू। तो आपने सुना दाऊद इब्राहिम की यह आवाज। किसी भी टीवी चैनल पर, किसी भी हिंदुस्तानी टीवी चैनल पर यह पहला मौका है जब दाऊद इब्राहिम की आवाज सीधे हमने आपको सुनाई है, वो भी कराची में जो क्लिफ्टन रोड का बंगला है दाऊद का, वहीं पर फोन किया गया था और लैंडलाइन पर फोन को खुद दाऊद इब्राहिम ने उठाया। हालांकि बाद में जब उसे एहसास हुआ कि यह फोन किसी न्यूज चैनल की तरफ से है, तो वो अपने गुर्गे जिसका नाम जावेद चोटानी है उसको फोन पकड़ा देता है। जावेद चोटानी आपको बता दें वही शख्स है जो कि दाऊद का सारा अंपायर दुबई के अंदर संभालता है और उसका राइट हैंड माना जाता है। इस वक्त जिस वक्त यह फोन किया गया उस वक्त जावेद चोटानी दाऊद इब्राहिम के साथ था और बाद में दाऊद इब्राहिम इस बात को कबूल करता है कि उसे कोई बीमारी नहीं हुई, गैंग्रीन नहीं हुआ, हार्ट अटैक नहीं हुआ, बीच में ब्लड प्रेशर लेवल थोड़ा हाई हुआ था जिसकी वजह से कुछ दिन परेशान था, लेकिन अब ठीक है। यानी खुद इस बात की तस्दीक दाऊद इब्राहिम कर रहा है कि वो पाकिस्तान में बड़े आराम से रह रहा है। बहरहाल हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ तौहीन सिन्हा मौजूद है, स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के। पीके सहगल साहब जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान निजामी साहब कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। इसके अलावा मौलाना साजिद रशीदी साहब ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मेरे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। फिरोज बख्त साहब जो कि जाने माने इतिहासकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा हैं। विनोद बंसल साहब स्पोक्स पर्सन विश्व हिंदू परिषद के, वो भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़े हैं। लेकिन सबसे पहले तौहीन मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप उसी माया नगरी में बैठे हैं जिसको दहलाने का आरोप है इस इंटरनेशनल टेररिस्ट पर, और उसकी पहली बार हमने आवाज सुनाई है। इससे बड़ा और सबूत क्या होगा कि बड़े आराम से पाकिस्तान ऐशगाह बना हुआ है दाऊद इब्राहिम की, इस इंटरनेशनल टेररिस्ट की। समीर भाई, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 की टीम को बधाई देना चाहता हूं। जो काम आपने किया है वो वाकई सराहनीय है। जहां तक हमारे रवैये का सवाल है, हमारे अंदर कभी कोई प्रश्न था ही नहीं, हमें कोई डाउट था ही नहीं कि पिछले 20 सालों से दाऊद पाकिस्तान में ही मौजूद है। जो आपने किया वो बहुत अच्छा किया। उसकी जो है वॉइस सैंपल आपने हमारे पास ले आई है। अब
सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान जैसे रोग नेशन या टेररिस्ट नेशन से हम कैसे डील करें। हम अपने डिप्लोमेटिक प्रयास हमेशा जारी रखें और अब जो है इस प्रूफ के बाद उसको और ज्यादा सक्रिय और ज्यादा सकारात्मक कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान के साथ हमारे पास एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है। पाकिस्तान जो है उसको दुनिया उसके बारे में क्या सोचता है इससे कोई मतलब नहीं है। तो हम अपने प्रयास जारी रखेंगे, लेकिन बजाय इसके कि पाकिस्तान इससे शर्मसार हो, इससे पाकिस्तान को हम ये कबूलते हुए नहीं देखते हैं, देख रहे हैं कि पाकिस्तान ये कबूलेगा अभी कि दाऊद वहां पे मौजूद है। जो दूसरा विकल्प हमारे पास रह जाता है वो ये है कि ओसामा बिन लादेन को जिस तरह से मारा गया था हम वहां पे घुस के मारे। वो एक एक्सट्रीम ऑप्शन है। अब जो है न्यू इंडिया बदल रही है, हो सकता है कि भविष्य में एक वक्त आए जब हम उस ऑप्शन के लिए भी तैयार रहें, लेकिन फिलहाल जो है हमारे पास डिप्लोमेटिक ऑप्शन ही मौजूद है और जहां तक हो सके हम इस प्रूफ के बल पर पाकिस्तान को नेल करते रहेंगे। बाकी अब उनकी जो है शराफत है या आज भी जो है अगर वो टेररिस्ट नेशन पूरी तरह से बन गए हैं तो वो रिस्पॉन्ड करेंगे, कबूल करेंगे या नहीं, ये उनके ऊपर है। बिल्कुल। पीके सहगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सहगल साहब, कितना बड़ा ब्रेक थ्रू आप इसे मानते हैं? क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब दाऊद इब्राहिम की आवाज हमें सुनने को मिली है, और वो भी सबसे बड़ी बात यह है कि कराची क्लिफ्टन रोड जहां पर दाऊद इब्राहिम का बंगला है वहां पर फोन किया जाता है और लैंडलाइन पर बात होती है। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? अब भी क्या पाकिस्तान इस सच को झुठला सकता है? इतनी हिमाकत कर सकता है? मेरे मुताबिक ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है। इस माफी की कामयाबी हिंदुस्तान के मीडिया को आज तक नहीं मिली। इस माफी की कार्रवाई दुनिया भर में केवल CNN और BBC करते थे। आपने शायद CNN और BBC को भी मात दे दिया। इतना पुख्ता सबूत मिल गया है कि दाऊद इब्राहिम जो है क्लिफ्टन में कराची में है जी। ये भी साफ तौर पर नजर आ गया कि पाकिस्तान कह रहा था उसको हार्ट अटैक है, बहुत गंभीर रूप से बीमार है, उसको गैंग्रीन है, उसको ये है, उसको वो है। वो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि वो बिल्कुल फिट है, उसको कोई गैंग्रीन नहीं है, कोई हार्ट अटैक नहीं है, और वो डी कंपनी को अभी भी खुद डायरेक्ट कर रहा है और चला रहा है। दाऊद इब्राहिम हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है। मुंबई में जो 1993 में ब्लास्ट हुए थे उसमें 257 लोग मारे गए थे और 717 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। तब से लेके अभी तक बहुत बड़े पैमाने पर दाऊद इब्राहिम जो है हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की कार्रवाई करता है। उसके हर स्टेट में स्लीपर सेल्स हैं, हर स्टेट में उसके मॉड्यूल्स हैं जो उसके इशारे पे और उसके पैसे के माध्यम से हर प्रकार की हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। वो बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान में फेक करेंसी बना के भेज रहा था, नार्को टेररिज्म में इन्वॉल्व है, वो मैच फिक्सिंग है, IPL में, मनी लॉन्ड्रिंग में, हवाला में, अनेकों तरीकों से दाऊद इब्राहिम जो है हिंदुस्तान को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। हिंदुस्तान ने साफ तौर पे पाकिस्तान को कई बार पुख्ता सबूत दिए हैं कि दाऊद इब्राहिम क्लिफ्टन में रहता है। पिछले बार आप ही के चैनल ने शायद इनपुट दिए थे गवर्नमेंट को, जिसके माध्यम से हमने एक डोजियर बना के UN सेक्रेटरी जनरल को दिया था और कहा था कि उसके 9 सेफ हाउसेज हैं कराची में। उसकी इंडिपेंडेंट जांच UN ने कराई और कहा कि 7 घर जो हैं वो सही हैं। लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी कहा कि दाऊद इब्राहिम किसी ज़माने में शायद होता होगा, आज हमारे पास नहीं है, और अगर है तो आप आके उसको संभाल लीजिए, देख लीजिए। आपकी चैनल ने जो बातचीत दाऊद के साथ खुद की, उसकी आवाज़ पूरी दुनिया ने सुनी। अभी पाकिस्तान जो है किसी भी हालत में डिनाई नहीं कर सकता। हाँ, सिर्फ वो ये कहेगा कि ये वॉइस उसकी नहीं है, लेकिन क्योंकि वॉइस मिल चुकी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्ट्रेट अवे आप कंपेयर कर सकते हो और पुख्ता सबूत दे सकते हो दुनिया को कि ये वॉइस जो एब्सोल्युटली विदाउट एनी डाउट ये वॉइस जो है दाऊद की है। अगर ये एक इंटरनेशनल टेररिस्ट है, बिल्कुल बिल्कुल इसके बिल्कुल सही आप खिलाफ कह रहे हैं, रेड कॉर्नर क्योंकि ये नोटिस है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो 1-2 दिन में अंजाम नहीं दी गई है, महीनों लगे इस इन्वेस्टिगेशन में, और हमने बाकायदा एजेंसी से मिलान कराया है दाऊद इब्राहिम की आवाज का, और उसके बाद ही इस आवाज को पब्लिक किया है, ये बताते हुए कि ये दाऊद इब्राहिम की ही आवाज है। सलमान निजामी, कितना बड़ा ब्रेक थ्रू आप इससे मानते हैं, और अब सरकार का कदम क्या होना चाहिए नेक्स्ट? देखिए, जो काम सरकार को करना चाहिए वो मीडिया कर रहा है। जैसे आपने इंडिया टुडे जो एक बाकी चैनल हैं, जैसे CNN ने जो आज किया जी, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है इंडियन इंटेलिजेंस की है। और इंटेलिजेंस 3 साल में क्या कर रही थी? मोदी जी पाकिस्तान गए और उस वक्त आपने कहा कि दाऊद इब्राहिम वहीं है, तो आपकी क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ ऐसी
बातचीत हुई, आपको मालूम था कि अगर वहां दाऊद इब्राहिम नहीं है तो आपने 3 साल में क्या किया? और दाऊद इब्राहिम को पकड़ने के लिए और दाऊद इब्राहिम के पीछे आपने अभी जो इंटेलिजेंस है, डोवल जी है इंटेलिजेंस के चीफ, 3 साल की ये सरकार को जवाबदेह है सरकार की आपने 3 साल में क्या किया जो आज मीडिया को इन्वेस्टिगेट करना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि इस पे अब कार्रवाई होनी चाहिए कि दाऊद इब्राहिम जो है अब सामने आ गया है। ये मैं शाबाशी देता हूँ इस चैनल को कि दाऊद इब्राहिम जो है अब सामने आया है। जो आप बोलते थे अभी 3 साल में सरकार को ये मालूम नहीं था कि दाऊद इब्राहिम जिंदा है या मुर्दा है। तो अब आपके पास सामने आ गया है। जो रेस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की थी वो आज चैनलों ने सामने लाया है। तो इसमें मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा फेलियर जो है डिप्लोमेटिक फेलियर है, ये सरकार का फेलियर है कि जो सरकार को काम करना चाहिए आज मीडिया कर रहा है। तो अब भी आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? बिल्कुल। फिरोज बख्श साहब, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, लेकिन आज की तारीख में पाकिस्तान से क्या कोई भी उम्मीद करना कि वो ये मान लेगा, इस सबूत के मिलने के बाद भी ये स्वीकार कर लेगा कि भाई नहीं, दाऊद इब्राहिम को हमने ही पनाह दे रखी थी, क्या यह बात बेमानी नजर नहीं आती? क्योंकि आज आप देखिए जिस तरह का माहौल हो गया है, हाफिज सईद वहां पर खुलेआम रैलियां कर रहा है, अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना रहा है, पीएम बनने का सपना देख रहा है, सैयद सलाउद्दीन को खुलेआम बंदूक गिफ्ट की जाती है हाफिज सईद के संगठन की तरफ से। ऐसे में क्या इन सबूतों के आधार पर पाकिस्तान से यह मनवाया जा सकता है, इसकी उम्मीद की जाए कि आप ही क्या रह रहा है दाऊद इब्राहिम, आपने पनाह दी हुई? देखिए, बात बिल्कुल सही है आपकी। और अभी हमारे भाई निजामी साहब कह रहे थे सरकार ने 3 साल में क्या किया, बिल्कुल सही कह रहे थे। 3 साल में जो है जैसे सर्जिकल स्ट्राइक की, इस तरह से इस सरकार को, बीजेपी की सरकार को दाऊद को बाहर निकाल के किसी ना किसी तरीके से निकाल लाना चाहिए था, या पाकिस्तान के ऊपर कुछ इस तरह का प्रेशर डालता। देखिए, पाकिस्तान अभी आपने कहा हमेशा डिनायल मोड में रहता है। ये जो कुछ चैनल्स ने ये काम किया है, अभी आपने ये बात तो सही कही कि चैनल्स को शाबाशी देनी चाहिए कि पता लगा लिया कि वाकई में दाऊद जो है हयात है और कराची में क्लिफ्टन में कहीं किसी मकान में रह रहा है। ये बात रफली सबको पता थी, लेकिन सबूत निकाल के लाना और दुनिया को दिखाना, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। देखिए, पाकिस्तान इसको नहीं मानेगा। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की किसी बात का जो है उसको इकरार नहीं किया, नहीं माना है। और इसके बारे में भी वो डिनायल मोड में रहेंगे, कहेंगे ऐसा। लेकिन मैं एक आपके चैनल से एक बात कहीं पहुंचाना चाहता हूं। देखिए, चैनल कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, अखबार छोटा हो बड़ा हो, बात कहीं ना कहीं पहुंचती है जी। पाकिस्तान को अब ये सब बातें छोड़ देनी चाहिए। देखिए, दुनिया में मैं थोड़ा सा बात को अपनी खत्म कर रहा हूँ। दुनिया में कितने ऐसे कंट्रीज हैं बॉर्डर उनके मिलते हैं, हमें कहीं नहीं पता चलता कोई किसी का सर काट के ले जा रहा है, किसी को फौजियों को मार रहा है। अब ये बात खत्म होनी चाहिए। हिंदुस्तान पाकिस्तान चाहे छोटा बड़ा भाई की तरह रहें या बराबरी के साथ रहें, अब ये सब चीजें खत्म होनी चाहिए। अब प्रूफ दे दिया है उनको, निहायत ही शराफत के साथ पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को, वहां के जो भी आजकल प्राइम मिनिस्टर हैं या जो भी आईएसआई वाले हैं, आईएसआई वाले तो नहीं मानेंगे, उनसे तो कहना ही बेकार है, ना फौज मानेगी। जो वहां की में लगे हुए, जी बिल्कुल, जो वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है और वहां के कोर्ट हैं, कोर्ट मैं समझता हूं कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो कोर्ट है वहां कहीं ना कहीं इंसाफ की बात होती है। तो जैसे एक लड़की को हमारे वापस भेजा था उन्होंने, जिसके साथ ज्यादती हुई थी, तो वहां की जुडिशियरी को, वहां के अवाम को अब इस बात को मान लेना चाहिए। और दाऊद, कम से कम दाऊद का जो सबूत आ गया है, इसको तो हिंदुस्तान के हवाले करना चाहिए। और रही बात, किसी ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक करके ले लेना चाहिए, कहना आसान है। दोनों मुल्कों के अपने अपने दिफा बड़े मजबूत फौजें हैं, लेकिन प्रेशर ऐसा डालना चाहिए डिप्लोमेटिक कि वो हमें दाऊद को हमारे हवाले कर। बिल्कुल। विनोद बंसल साहब, इसकी उम्मीद की जाए कि डिप्लोमेटिक प्रेशर से दाऊद इब्राहिम को हम हिंदुस्तान ले आएंगे, या फिर अमेरिका जैसा कदम उठाना पड़ेगा? जो अंजाम ओसामा बिन लादेन का पाकिस्तान में घुसकर किया गया वही करना पड़ेगा। समीर भाई, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 इंडिया को वास्तव में बधाई का पात्र मानता हूं, जिन्होंने वास्तव में जो इन्वेस्टिगेशन का काम किया है बहुत अच्छा है, मनोज गुप्ता जी को खासकर। लेकिन साथ साथ ये भी बात वास्तव में सत्य है, ये बात भी आपको समझनी चाहिए कि जो लोग कह रहे हैं कि भाई 3 साल में कुछ नहीं किया, 3 साल में कुछ नहीं किया, वो पिछले दशकों में कितना किया वो भी अपने आप को आत्ममूल्यन करें। लेकिन बात वो नहीं है कि किसको श्रेय किसको देना चाहिए, कौन करना चाहिए। वास्तविकता जो ये है कि ये वर्तमान सरकार है, उस वर्तमान सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो तथ्य आपने दिए हैं उन तथ्यों का प्रॉपर अन्वेषण करे और इंटेलिजेंस एजेंसीज को साथ में लेकर के कुछ न कुछ जरूर कार्रवाई करे, और उन निर्णायक कार्रवाई की तरफ हमें जाना पड़ेगा।
एक बात। दूसरी बात यह कि जैसे फिरोज बख्तर जी ने कहा, कभी देखिए इसमें एक बात बहुत गंभीर है, आज जमाना बदल रहा है, जमाने के बदलने के साथ साथ आदमी को अपनी मानसिकता भी बदलनी चाहिए। जब व्यक्ति की मानसिकता बदल रही है, पूरा दुनिया बदल रही है, तो आप एक तरफ न्यूक्लियर स्टेट कहते हैं अपने आप को, तो न्यूक्लियर स्टेट के साथ साथ उसकी जिम्मेदारी का एहसास भी होना चाहिए। पड़ोसी के साथ पड़ोसी का धर्म क्या होना चाहिए वो उसको मानना चाहिए। लेकिन अंत बात यह भी है कि सटे साठेम समाचरित, आपने को यह भी समझना पड़ेगा कि अगर मान लो सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो निश्चित रूप से उंगली को टेढ़ा भी करना पड़ेगा। तो सरकार इस बारे में सक्षम है, समर्थ है, और इस बारे में हमें पूरा भरोसा है कि कुछ ना कुछ कार्रवाई इस पर अवश्य होगी। रशीदी साहब, लगता है आपको सरकार सक्षम है ऐसा कर पाने में? देखिए, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा हाँ। कि हमारे पास एक विकल्प ये भी है कि जैसे अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को मार दिया पाकिस्तान में घुस के, हम ऐसा कर लें। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ऐसी कौन सी अथॉरिटी आपके पास है कि आप पाकिस्तान में घुस के दाऊद इब्राहिम को ये मार सकते हैं? अगर आप दाऊद इब्राहिम को मार सकते हैं तो फिर ये जो हाफिज घूम रहे हैं, अच्छा, आप बचाएंगे क्या? क्यों नहीं मार सकते आप इनको क्यों नहीं मार सकते? अगर अथॉरिटी है तो यहाँ भी इस्तेमाल कीजिए। ये तो सोचने की, देखिए गुमराह पाकिस्तान की सीमा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की ना हिंदुस्तान ने। देखिए सर्जिकल स्ट्राइक दूसरी चीज है। हाँ। और किसी भी आदमी को जो इंटरनेशनल लेवल पर जिसका नाम हो, चाहे वो टेररिस्ट हो या किसी भी जुमरे में आता हो, हाँ। उसको उसके मुल्क में घुसकर मारना ये बहुत बड़ी चीज है। पाकिस्तान के पास चूंकि सारी अथॉरिटीज हैं, वीटो पावर्स हैं उसके पास सारे मुल्कों के लिए, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन क्या हिंदुस्तान के पास भी ऐसी कोई पावर है कि हम जो है पाकिस्तान में घुसकर किसी कोई वीटो पावर नहीं है पाकिस्तान के पास में, ये गलतफहमी मत रहना। अरे सुनिए यार, कोई वीटो पावर नहीं है पाकिस्तान के पास। मुझे लगता है पाकिस्तान गलत बोल गया। अमेरिका बोलना चाह रहे थे। सुनिए कि अमेरिका के पास इतना पावर है कि वो घुसकर मार। बिल्कुल, अमेरिका के पास पावर है, हिंदुस्तान के पास नहीं है। हाँ। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ, देखिए सिर्फ बात दाऊद इब्राहिम की नहीं है। हाँ। दाऊद इब्राहिम से भी ज्यादा खतरनाक लोग वहां मौजूद हैं। हाँ। जो रोजाना आए दिन हमारे हिंदुस्तान में घुसकर हमारे साथ कत्लेआम कर रहे हैं। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है इसकी जीती जागती मिसाल है। रोजाना हमारे जवान शहीद हो रहे हैं बॉर्डर के ऊपर। तो सरकार को चाहिए कि सबसे पहले तो ये करे कि पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क घोषित करे। हाँ। सबसे पहले। हाँ। और उसके बाद फिर जैसी भी कार्रवाई हो सकती हो, डिप्लोमेटिक हो या आप यूएनओ से परमिशन लेके या जैसे भी कोई कार्रवाई अगर इससे बढ़कर हो सकती है वो भी करे। हाँ। बहुत अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ बातें कर लेना और बातें करने के बाद खामोश बैठ जाना, ये तो कोई मसले का हल नहीं है। आप लड़ते रहेंगे पूरी जिंदगी, हिंदुस्तान पाकिस्तान चलता रहेगा और अवाम मरती रहेगी। अवाम के बारे में भी दोनों मुल्कों को सोचना होगा, जैसे फिरोज बख्श साहब ने कहा है। अवाम क्यों मरे इस बीच के अंदर? ये मुल्क की लड़ाई है, सरहद की लड़ाई है। इस सवाल का जवाब देना चाहिए। सरकार जिसने अभी तक मोस्ट फेवर्ड नेशन के पाकिस्तान का दर्जा जो है वो बरकरार रखा है, उसको क्या अब कदम नहीं उठाना चाहिए कि भाई कम से कम टेररिस्ट स्टेट तो घोषित किया जाए पाकिस्तान को, जहां पर खुलेआम आतंकी है जो दहशतगर्द है वो घूम रहे हैं, पीएम बनने का सपना देख रहे हैं, और दाऊद इब्राहिम जैसा इंटरनेशनल टेररिस्ट जो है वो खुलेआम वहां पर रह रहा है, वो भी आईएसआई और वहां की सेना की सुरक्षा में। मैं इस पर भी आता हूं। 1 मिनट में जरा मौलाना साहब का जवाब देना चाहूंगा। जो मैंने कहा था कि वो विकल्प हमारे पास है कि हम घुस के मारे, मैंने ये कहा था कि वो आज हमारे पास कौन सी थियोरिटिकल और प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटीज हैं उसमें गिनाया था। आज ये संभव नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि आज जो है बहुत सारी चीजें जो आज संभव नहीं हो सकती, लेकिन भविष्य में न्यू इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि जब हमें हमारे पास वही विकल्प रहे। मुझे पूरा करने दीजिए। आज जो है आपकी जितनी नॉलेज है आप जरा दूसरों को भी बात करने दीजिए। जो आवाम आपकी बात सुनेंगे वो तो ये आज जो सलमान साहब को मैं सुन रहा था, हम ये कर सकते हैं और ये करेंगे। अब आप जो है ना, अब थोड़ा शांत हो जाइए, मुझे अपनी बात कर लेने दीजिए। अभी सलमान भाई को मैं सुन रहा था, वो पूछ रहे थे कि पिछले 3 साल में सरकार ने क्या किया है। जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था 93 में ब्लास्ट हुआ था, आज 24 सालों में कांग्रेस की सरकार 13 साल थी। खैर मैं उसमें नहीं घुसना चाहता हूं। मैं आपके सवाल पर आना चाहता हूं कि भारत पाकिस्तान को टेरर स्टेट क्यों नहीं। कांग्रेस के ऊपर फोड़ेंगे तो आपको नहीं कुछ करना है, इसका मतलब आपको कुछ नहीं करना है।
आप ठीक हमेशा है। कांग्रेस को ढोते रहेंगे। ठीक है रशीदी साहब, जब आप बात करते मैं बीच में कह रहा था, वो लाश क्या है। हुआ? अगर आप जब आप बात कर रहे थे मैं बीच में कह रहा था क्या, वो कांग्रेस आप के जो टाइम है में जरा थे। शांत हो जाइए, जब हमने जो दूसरा आतंकवाद कोई से बात लड़ा। करता है उसको भी पूरा कर लेने नहीं, दीजिए। आप क्या कर रहे हैं वो बताइए। समीर भाई, जो आप आपका क्या कर रहे हैं? प्रश्न आपने था, 3 साल में क्या आपका जो किया? प्रश्न आप था पाकिस्तान कि के टेरर बिरयानी स्टेट, खाएंगे? टेरर जी, और मेरे आपने सवाल का जवाब, ऐसी- जी। ऐसी कौन सी कार्रवाई की? निजामी ठीक है, साहब, सर्जिकल स्ट्राइक से क्या निजामी फायदा हमने हुआ? सर्जिकल स्ट्राइक की, ये हमने बात उन्हें हमारे डिप्लोमेटिकली आज- आइसोलेट किया। आज भी आप हमने उसमें जाइए। सर्जिकल स्ट्राइक और की, हमने देखिए, आज उसको हमारे डिप्लोमेटिकली खिलाफ है। आइसोलेट और किया। सैनिक मर अब आप गए। जरा शांत हो जाइए। आपकी तीन आप साल जब में बात हमारे कर रहे थे तो मैं सैनिक तहजीब मरे। से, नहीं, तमीज से क्या आपकी बात फायदा सुन रहा हुआ? था। अब आप जरा तहजीब इसको दिखाइए, राजनीतिक लड़ाई मत जरा बनाइए, तमीज देश दिखाइए का और मामला है। अब शांत हो जाइए। बिल्कुल राजनीतिक बीजेपी लड़ाई को बनाने की बीजेपी जरूरत ही कांग्रेस नहीं को है। एक छोटा सा देखिए, ब्रेक ले जब आप बात कर लेते हैं, रहे एक थे, छोटा सा ब्रेक ले मैंने- लेते हैं। ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर। पीके सहगल साहब से भी मुझे सवाल लेना है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इस वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खबर पर वापस लौटेंगे। कुछ और बयान भी हम आपको सुनाने की कोशिश करेंगे दाऊद इब्राहिम की, जो हमसे बातचीत में सामने आए हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होते हैं हाजिर और इस बड़ी बहस को आगे बढ़ाते हैं ब्रेक के बाद। हेलो हेलो। हाँ जी, दाऊद साहब, आप कौन? हेलो हेलो। हाँ जी, दाऊद साहब, आप कौन? हेलो हेलो। हाँ जी, दाऊद साहब, आप कौन? जी सर, गुड इवनिंग, दिस इज मनोज गुप्ता फ्रॉम CNN News 18। दाऊद साहब, आप कौन? जी सर, गुड इवनिंग, दिस इज मनोज गुप्ता फ्रॉम CNN News 18। नहीं, छोटा नहीं बोल रहा है। हाँ जी जी, सलाम अलैकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहे हैं? जी, मैं मनोज गुप्ता बोल रहा था CNN News 18 से। दाऊद साहब थे? जी जी, मनोज में बोलिए। दाऊद साहब से बात करा दीजिए। कौन दाऊद साहब? दाऊद इब्राहिम साहब। बोलिए क्या है? मैं मनोज बोल रहा था, बात करने, वो मेरे को जानते हैं, अभी उनसे बात हो रही थी। तो महीनों की जांच पड़ताल के बाद CNN न्यूज 18 के इन्वेस्टिगेटिव एडिटर मनोज गुप्ता ने दाऊद से संपर्क साधा था। उन्होंने इस साल मई के महीने में दाऊद से यह बातचीत की। ये जो आवाज आपने सुनी, ये मई महीने में हुई बातचीत की है। इसके बाद इस बातचीत के ऑडियो की पूरी जांच की गई। 2 महीने तक जांच होने के बाद जब यह पुख्ता हो गया कि फोन ऑडियो में आवाज दाऊद इब्राहिम की है, तमाम तरह की चेकिंग्स के बाद तब इस बात का खुलासा लोगों के सामने किया गया है। दाऊद की आवाज को उन लोगों के बीच भी पुख्ता करवाया गया जो पिछले कई सालों से मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन को ट्रैक कर रहे हैं, और उसके बाद ये हमने आवाज आपके सामने रखी है। पीके सहगल साहब, ब्रेक से पहले जो बात उठी थी कि क्या अब, क्योंकि ये हमारा दावा और मजबूत होता है कि पाकिस्तान एक रोग नेशन है, एक टेररिस्ट स्टेट है, क्या पाकिस्तान को टेररिस्ट नेशन साबित करवाने के लिए अब भारत को कोशिशें शुरू कर देनी चाहिए और ये टेप जो है इसको भी एक आधार बनाना चाहिए? हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसा अच्छा काम किया है जिसकी बदौलत से हमने इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को पूरा शेप किया है। पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग हो गया है, यहाँ तक कि GCC कंट्रीज़ भी हैं, OIC कंट्रीज़ भी हैं, अरब कंट्रीज़ भी हैं, बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ भी हैं, वो भी समझना शुरू हो गए कि पाकिस्तान टेररिज्म की जड़ और गढ़ है। फिर बहुत बड़े पैमाने पर हमने साबित कर दिया है, अमेरिका को कन्विंस कर दिया है कि पाकिस्तान जो है बहुत बड़े पैमाने पर पूरे साउथ एशिया में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में और दुनिया भर में जितनी टेररिज्म है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से अमेरिकन सरकार ने बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के ऊपर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। आप देखो कि उनको मिलिट्री एड, इकोनॉमिक एड है बंद कर दी है। पाकिस्तान को पुख्ता सबूत देने पड़ेंगे कि वो हकानी नेटवर्क के खिलाफ, अलकायदा के खिलाफ, तालिबान के खिलाफ, LTT, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल के साथ खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास 3-4 और बहुत उच्च क्लास की ऑप्शंस हैं। पहले अभी हिंदुस्तान को पहल करनी है,
सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान के दहशतगर्दों से हिंदुस्तान को हो रहा है। अभी हमको पहल करनी है कि हम पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट घोषित करें। अगर हम इंतजार करते रहे कि अमेरिका करेगा या यूरोपियन यूनियन करेगा, ये हमारी भूल होगी। हमको करना है जैसे ही हिंदुस्तान उसको टेररिस्ट स्टेट घोषित करेगा। आपके साथ रशीदी साहब, फिर मैं आ रहा हूं बंसल साहब आपके पास। जी सहगल साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूं जी। देखिए, अमेरिका इस बात को अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तान टेररिस्ट देश है और सारी टेररिज्म एक्टिविटीज जितनी भी हैं सारी वहीं से चलती हैं इस्लामिक के नाम पर। लेकिन अमेरिका सीरिया की तरह, इराक की तरह उसको तबाह क्यों नहीं कर देता हिंदुस्तान को साथ लेके? इसलिए कि अमेरिका खुद नहीं चाहता, क्योंकि अमेरिका का एक बेस है पाकिस्तान। जब वो इधर देखता है एशिया की तरफ, तो उसके पास बेस है पाकिस्तान। इसलिए अमेरिका जो है पहल नहीं करेगा इस मामले में। इसकी पहल हिंदुस्तान को करनी पड़ेगी और किसी पड़ोसी देश को साथ में लेकर करनी पड़ेगी। अगर हम इस बात को नहीं कर सकते तो हम पाकिस्तान चिल्लाते रहे, हम पाकिस्तान का कुछ भी नहीं कर सकते। ये सच्चाई है। ठीक है, मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा साजिद साहब की बात में और आपकी बात में भी। आपने कहा पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है जी। टेररिस्ट स्टेट के होने के साथ साथ ये एक फेल्ड स्टेट भी है। बिल्कुल। और रही बात अमेरिका की, आप ये मान के चलिए अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है, अमेरिका सिर्फ अपना दोस्त है। लिहाजा मैं ये हिंदुस्तान की सरकार को ये राय दूंगा कि डोकलाम वगैरह के झगड़े फसादें इनसे उठकर चाइना को थोड़ा सा अपने फेवर में करें, क्योंकि चाइना कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है, उसकी जमीन को इस्तेमाल कर रहा है, अपना कॉरिडोर बना रहा है, अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है। लिहाजा कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को चाइना को राम करना पड़ेगा, बजाय इसके कि हम सोचें वॉर करें। और अमेरिका ठीक है साथ देगा, कोई बात होती है अलग है, लेकिन अमेरिका ने हमें पहले भी धोखा दिया था, तो अमेरिका डिपेंड नहीं कर सकते। और बिल्कुल सही कहा था साजिद साहब ने कि अगर हमें कोई स्ट्राइक करनी है, सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, भूल के अमेरिका को सारा हमें अपने आप ही करना पड़ेगा, अगर उस स्टेप तक हम जाना चाहते हैं। और विनोद बंसल साहब, पिछले दिनों विश्व हिंदू परिषद ने कितना जबरदस्त दबाव बनाया कि चाइना का सामान जो है यहाँ पर बैन कर दिया जाए। आपने बहिष्कार की अपील भी की पूरे हिंदुस्तान में, जगह जगह आंदोलन भी किया, लेकिन सुना आपने फिरोज बख्श साहब कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान का सफाया करना है चाइना को हमें साथ लेना होगा। नहीं, साथ लेने का मतलब ये नहीं है कि हम उसके अर्थव्यवस्था पर हमला भी करता रहे और सीमा पर हमला करते रहे और हम चुपचाप सहन करते रहे। नहीं, फिरोज बख्श साहब का ये मतलब भी है। लेकिन समीर भाई, मैं इस विषय से थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहता हूं। देखिए, दाऊद इब्राहिम सिर्फ भारत का दुश्मन नहीं है, लेकिन वो पूरे समस्त विश्व की इंसानियत का दुश्मन है। और आपको याद होगा यूएनओ ने भी उसको अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट घोषित कर रखा है। मेरा कहना यह है कि वह जब सिर्फ भारत का दुश्मन नहीं है, पूरी दुनिया का दुश्मन है, तो मैं कहता हूं यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल को इमीडिएट इस पर अटैक करना चाहिए। एक बहुत बड़ा एक मौका है इस समय। अगर यूनाइटेड नेशंस इस बारे में कार्रवाई करता है, अमेरिका और ये जो यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर रखने वाले जो लोग हैं, वो अगर थोड़ा सा उनको अकल आ जाए, तो मुझे लगता है इस मामले का रातों रात समाधान निकल जाएगा। आप मुझे बताइए कि कल सुबह अगर आप डिबेट कर रहे होंगे तो आप उस बात पे डिबेट कर रहे होंगे आखिर कैसे? तो सरकार क्या करेगी अगर यूएन? अरे कहाँ पहुंचा रहे हैं आप इस मामले को? मतलब सरकार का कोई काम नहीं है, सरकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब यूएन में मसला चला पहुंचा दिया आपने। बंसल साहब, एक बात सुन लीजिए, ये यूएन जो है ना, यूएन इज अनदर यूएसए, वो भी हमारी मदद नहीं करेगी अगर हमें उस लेवल तक पहुंचना है। अगर सुनिए, आप राजनीतिक छींटाकशी के अलावा कुछ नहीं कर सकते। मैं समाधान की ओर जा रहा हूँ। देखिए, बात ये है, अगर किसी ने कोई इन्वेस्टिगेशन करके कोई चीज नहीं है, तो उसको इन्वेस्टिगेशन को प्रूव करके और सीधे जाकर के उसको जा सकता है, कोई कार्रवाई कोई करे। बड़ी बात ये नहीं, बीजेपी की तरफ से तोहिन सिन्हा है ना हमारे साथ। तोहिन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैं कह रहा हूं दुनिया का दुश्मन है, तो आखिरकार ये सेलेक्टिव हम तो घोषित करें आतंकवादी और अच्छा टेररिज्म क्या होता है? रोल नहीं है, दुश्मन दुनिया का है। बात ये है तो पूरी दुनिया को इकट्ठा होना पड़ेगा। पे जिंदा है। हाँ, अगर अमेरिका अपना ऑक्सीजन हटा ले तो पाकिस्तान आज ही मर जाएगा। तो अमेरिका तो बाकायदा ऑक्सीजन दे रहा है पाकिस्तान को, नहीं तो पाकिस्तान तो खत्म मुल्क है। अरे अमेरिका से ज्यादा ऑक्सीजन किए गए ऑक्सीजन सिलेंडर्स बिल्कुल अभी भी हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। आज जो अरे मुसलमानों पे मत जाओ भाई, क्या जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? नेशन का मसला उठा रहे हो। विनोद बंसल साहब क्या कहा आपने? उसको पाकिस्तान लोग तारीफ कर रहे हैं। तुम क्या कर सकते हो? आखिरकार ये बात क्यों हो रही है? लड़ाई हुई, तुम घर में बैठे होगे छिप के, फिर भी मुसलमान आगे जाएगा।
नहीं ये मुसलमान कहाँ से आ गया? मैं समझा नहीं बंसल साहब, अगर क्लियर कर दें आपने क्या कहा? अंसारी जी का टेन्योर के अंतिम दिन जिस तरह से कट्टरपंथी चेहरा उजागर हुआ है, उससे पता लग गया आखिरकार अरे मैं मुसलमान नहीं हूँ कि दाऊद इब्राहिम की बुराई कर रहा हूँ बैठ के, हाफिज सईद की बुराई कर रहा हूँ बैठ के, फिर मुसलमान कहाँ से आ जाता है? चलिए आपके ऑडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई विनोद बंसल साहब, तुहिन सिन्हा मैं आपसे जानना चाहूंगा, हम दूसरों के भरोसे क्यों रहे, हम अमेरिका के भरोसे क्यों रहे? सबसे पहले शुरुआत हम खुद क्यों नहीं करते? जो बात पीके सहगल साहब कह रहे थे, सबसे पहले तो हमें उसे एक टेररिस्ट कंट्री घोषित करना चाहिए, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? एक मिनट सर, उनका जवाब। हम जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हमें ना पाकिस्तान से कोई मतलब है। देखिए समीर भाई, अभी मैं 2 मिनट आपसे अनुरोध करूंगा कि जरा मौलाना जी को शांत रखिएगा। बिल्कुल, जरा 2 मिनट से और हिंदुस्तान के हिंदुओं मुसलमानों सारी कौमों से मतलब है। तुहिन सिन्हा जी अभी 2 मिनट प्लीज आप मौलाना साहब आप शांत रहिएगा। देखिए सबसे पहले जो है मैं आपको बता दूं, ये जो आरोप लग रहे हैं कि पिछले 3 साल में हमने कुछ नहीं किया, मैं बताता हूं हमने क्या किया। हमने पाकिस्तान का जो पूरा गेम है कश्मीर में, वो आज लगभग खत्म होने के कगार पे है। ये जो हुर्रियत के सहारे वो पूरे कश्मीर को जला रहे थे, आज वो लगभग बंद होने को है। जी नहीं आप शांत होइए ना, बीच में आप क्यों बोल रहे हैं? हाँ तो देखिए सबसे पहले तो आज जो ये हुर्रियत और पाकिस्तान का पूरा गेम आज खत्म होने के कगार पे है। डिप्लोमेटिकली जो है, जो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट साहब कह रहे थे, आज हमने लगभग उन्हें पूरे विश्व में आइसोलेट कर दिया है। आज आपको स्थिति को समझना होगा। आज जो है सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है पिछले 4-5 सालों में ज्यादा, क्योंकि आज पाकिस्तान चाइना का मात्र एक प्रोविंस बन चुका है। आज जो है चाइना के शय पर आज हाफिज सईद को जब यूएन डिक्लेयर करना चाहता है टेररिस्ट तो कौन रोकता है? चाइना। और आज जो है, जो आप हमें आत्मनिर्भर होने की बात कह रहे हैं, आज ये जो हम डोकलम में जो क्राइसिस हुई है, ये आत्मनिर्भरता की पहचान है। जब तक चाइना हमारी शक्ति को नहीं रिस्पेक्ट करेगा, पाकिस्तान भी तब तक वो नहीं करेगा। तो ये जो हम कह रहे हैं, ये एक नीति के तहत हो रहा है। ये जो डोकलम आप देख रहे हैं, या चाइना और पाकिस्तान दोनों को जो है कुछ अपनी शक्ति का पहचान कराना हमारे लिए बहुत जरूरी था। जहां तक रही बात टेरर स्टेट हम क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं, देखिए बहुत सारी इसमें पेचीदियां हैं, ट्रेड से संबंधित पेचीदियां हैं। जो एयर स्पेस है, हमारे ज्यादातर फ्लाइट जो है उनके एयर स्पेस को यूज करती है, तो इसमें बहुत सारी पेचीदियां हैं। हम उन्हें टेररिस्ट कंट्री मानते हैं, वो ऑफिशियली जो है आज हो डिक्लेयर या आज से कुछ समय बाद हो, ये बहुत ज्यादा जो है वो आज बहुत ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, पीके सहगल साहब आप ये बात मानते हैं कि वो बहुत सारे, अगर हम लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर बात हमारे करें तो रवैये का दिक्कतें सवाल हैं जिनका सामना करना पड़ेगा हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोगों को, वो नौबत नहीं आई है अभी अगर हम टेररिस्ट स्टेट घोषित करते हैं तो? देखो मैं 3-4 चीजें और बोलना चाहता हूं। एक तो जैसे मैंने कहा कि पहले हिंदुस्तान को कदम उठाना पड़ेगा पाकिस्तान को टेररिस्ट घोषित करने के लिए जी। दूसरा, हिंदुस्तान के पास आज क्षमता है खुद ब खुद दाऊद इब्राहिम को या सलाउद्दीन को या हाफिज सईद को निकालने के लिए, लेकिन वो हमारे हित में नहीं है, क्योंकि उनको डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में रखा गया है जहां पे बहुत बड़े पैमाने पर कोलेट्रल डैमेज होगा। ओसामा बिन लादेन अकेली जगह में था, वो स्टैंड अलोन बिल्डिंग थी, अमेरिका सुपर पावर था, पाकिस्तान से कम 100 गुना ज्यादा पावरफुल था। जहां तक हमारा तल्लुक है, हम फ्रेंडली इंटेलिजेंस एजेंसी, इजराइल की, अमेरिका की, ब्रिटेन की, जिस तरह से अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारा, वैसे आज हिंदुस्तान के अंदर भी क्षमता है कि हम भी ये काम कर सकते हैं। हमने बर्मा में करके दिखाया भी है। लेकिन आगे सुन लीजिए, हमको पाकिस्तान के अंदर जाने की आवश्यकता नहीं, हमने इस्तेमाल करना है बलूचिस को, सिंधीज को, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों को। बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, आपको पैसा देना होगा। वो कहते हैं आपके बिहाफ पर डर्टी काम हम करेंगे, और इसी को ध्यान में रखते हुए आप देखो अभी सैयद सलाउद्दीन है या हाफिज सईद है, सबको पाकिस्तान की आर्मी उनको क्या कहते हैं सुरक्षा दे रही है। इसी प्रकार दाऊद इब्राहिम को भी पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई सुरक्षा दे रही है, क्योंकि उनको खतरा है कि हिंदुस्तान के माध्यम से इसको कभी भी निकाला जा सकता है।
हमारे पास ये क्षमता आज भी है, इस समय भी है। सलमान आपको लगता है लेकिन सरकार के पास वो विल पावर है? कब करना है, कैसे करना है? मैं बाहर की बात नहीं करना चाहता जी। यहाँ एक MP मेंबर पार्लियामेंट है, ये मेरे पास है, राजीव सरकार के पास बिल, एक सेकंड, मेंबर पार्लियामेंट थे, इन्होंने बिल लाया। हाल ही में जो लास्ट मॉनसून सेशन था उसमें इन्होंने बिल लाया कि पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर किया जाए, लेकिन वो बिल रिजेक्ट किया गया। वो किसने किया? वो आपके पार्लियामेंट ने किया, वो बीजेपी सरकार ने। जब आप अपने पार्लियामेंट में ऐसा बिल को रिजेक्ट कर रहे हैं तो आप टीवी चैनलों पे क्या दिखा रहे हैं कि तो वो बता रहे थे ना, तोहिन सिन्हा ने बताया ना कि अभी बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। आप इंटरनली पहले डिक्लेयर करें उसको, आप पार्लियामेंट में बिल पास करें। आपने तो अपनी सरकार में बिल को रिजेक्ट कर दिया, आपके ही एक मेंबर पार्लियामेंट ने बिल लाया, उसको आपने खारिज कर दिया, तो आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं अमेरिका से? आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं यूनाइटेड नेशन से जब आपके पार्लियामेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया? साहब देखिए, वाले तोहीन साहब ने बड़ी होशियारी की, बहुत मतलब ये कि कायदे की बात कही है। उन्होंने कहा ऐसे आनन फानन अंधे में कुछ नहीं करना है, सोच समझ के करना है जो भी करना है, लिहाजा कोई एक्शन ऐसा ना हो जो हमारे खिलाफ चला जाए बाद में। ठीक है, ये सैंक्शंस करवाइए, इंटरनेशनल सैंक्शंस कराइए, यूएसए से कराइए, यूएन से कराइए, सारी दुनिया से कराइए, वो सही रास्ता है। हाँ, जिस दिन अगर सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत पड़ गई तो वो भी की जा सकती है, लेकिन इसके लिए एक फिजा बनानी पड़ेगी, एक जगह बनानी पड़ेगी। सर्जिकल स्ट्राइक आपने किया नहीं, देखिए मैं चाहता हूँ, सुनिए, उसके बाद देखिए आज निजामी साहब, पुंछ में जो है निजामी साहब सियासत के ऊपर हो रही है, सैनिक मर रहे हैं, तो आपकी सर्जिकल स्ट्राइक का इंपैक्ट क्या हुआ? आउटकम निजामी साहब, आपके आतंकवादी बढ़ रहे हैं, साहब सियासत से ऊपर उठिए, इसको कांग्रेस बीजेपी का झगड़ा मत बनाइए की बात नहीं है। देखिए, आपको आतंकवाद को खत्म करना है, क्वेश्चन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। देखिए, आज बीजेपी और कांग्रेस के झगड़े में मत फंसाइए इसे। बंदूक उठा रहा है, वो पाकिस्तान से नहीं आ रहा है, वो कश्मीरी आपके राज्य में कितने लोग मारे गए? उनको गुस्सा है, भाजपा सरकार के खिलाफ गुस्सा है। एक आतंकवादी को मारते हैं, 10 दिन में ठीक है। विनोद बंसल साहब, बात कर रहे हो यार, कैसी बात कर रहे हो? बंसल साहब, कश्मीर में कश्मीरियों के साथ, अलगाववादियों के साथ दे रहे हो आप। अगर निजामी जी शर्म करिए, निजामी जी शर्म करिए, कश्मीर के अलगाव को आप कश्मीर बोलते हैं, कश्मीर के अलगाव को पाकिस्तान जो स्पॉन्सर टेररिज्म चल रहा है उसको अपना देना चाहते हैं। अरे कांग्रेस जो डूब गई है, अब कम से कम डूब गई कांग्रेस को तो थोड़ा सा रहम करना चाहिए ना। आप एक आतंकवादी को मारते हैं, 10 नौजवान फिर बंदूक उठाते हैं, ये तो बढ़ रहा है ना। जो 60 साल में कश्मीर बर्बाद हुआ है, किसने किया है? कांग्रेस का राज था। देखिए, 60 साल पहले ना जाए, रोल था। एक मिनट भाजपा अपोजिशन में थी। एक मिनट, विनोद बंसल साहब, आग लगाने वाले भाजपा के लोग थे। जल्दी से समीर भाई, देखिए यहाँ पे मैं जल्दी ये बात कर रहा हूं। देखिए, सलमान निजामी ने जो बात कही, बहुत गंभीर बात कही है। इनको अपने शब्दों को वापस लेना पड़ेगा। आखिरकार जो कश्मीर में अलगाव हुआ चल रहा है, वो उसको का फ्रीडम यूनिवर्सिटी कहते हैं। ये कांग्रेस के मती कहां मारी गई है? मुझे बताइए, ये जो कश्मीर पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म है, उसको ये पनाह देने की कोशिश कर रहे हैं। कमाल की बात है। एक नेशनल नेशनल पार्टी कहती है और उसके बाद उनको अलगाववादियों की भाषा बोल रहे हैं। जो लोग बंदूक उठा रहे हैं, क्या मतलब है इसमें? नौजवान है। और दूसरी बात बताइए, आपको देखिए, अगर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, सुनिए, जो सर्जिकल का अटूट अंक है। देखिए, मैं बीच में नहीं बोला था, सलमान निजामी आप चुप रहिए, मैं बीच में नहीं बोला था। मेरी बात को सुनिए, पहले बात को देखिए। अलगाववादियों की भाषा बोलने से कांग्रेस का उद्धार नहीं होने वाला। आप समझ लीजिए, आप जबरदस्ती अलगाववाद फैलाएंगे तो देश के अंदर देश की जनता आपको समझ रही है, जो पूरी तरह से उठ चुका है। वाजपेयी अभी आप राव चीफ से बात कीजिए, उसने, अरे उसको छोड़िए इस बात को। अरे आपने पिछले 70 सालों में कश्मीर का क्या गुंडा कर दिया, ये दुनिया जानती है इस बात को। नेहरू जी की नीति अगर ऐसी नहीं होती तो आज कश्मीर की परिस्थितियां नहीं होती। बंदूक उठा रहे हैं, और मेरी बात सुन लीजिए, अगर सर्जिकल स्ट्राइक होती है, सुनिए, सर्जिकल स्ट्राइक में एक भी मुसलमान माना जाता है, सबसे पहले सलमान ये आप ही चिल्ला हुए और आप कहेंगे कि भाई देखिए ये क्या हो गया। मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए, आज जो है जाते जाते 10 साल के टेन्योर को पूरा करने के बाद में जिस प्रकार उपराष्ट्रपति महोदय का अंदर का मुसलमान जागा है, उस बात को लेकर के आपको क्या लग रहा है? ये तो बहुत बढ़िया हो गया। मेरे उपराष्ट्रपति 3 साल से नहीं, ये पुराना टॉपिक नहीं है, पुराना टॉपिक नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये निजामी जी की भाषा है, ये वही भाषा है जब पाकिस्तान बोलता है।
ठीक है बंसल साहब, आपने अपनी बात कह ली, आपने अपनी बात कह ली बंसल साहब। देखिए समीर साहब, मैं यहाँ पे आना चाहूंगा। रशीदी साहब जल्दी से वक्त खत्म हो जाएगा। रशीदी साहब जल्दी से, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को बचाइए। इस वक्त दाऊद इब्राहिम की आवाज जो है वो मुद्दा है। जी रशीदी साहब जी, एक बात तो ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ हमारे पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि हम जो चाहे उसके साथ कर सके। जी नंबर एक, ये सारी पावर जो है यूएन के पास है और यूएन का हेड जो है अमेरिका है और अमेरिका उसके पनाह में पीछे बैठा हुआ है। नंबर दो, दूसरी बात यह है कि ये विनोद बंसल साहब और इस तरह के माइंड के जब तक इस हिंदुस्तान में लोग रहेंगे, जब तक हम आपस में यूनाइट नहीं होंगे, हिंदू मुस्लिम एक नहीं होगा, तो पाकिस्तान का सर्वनाश कैसे हो सकता है? हमें नफरत की बात ना करें, हमें नफरत की बात ना करके मोहब्बत की बात ही नहीं करते। जब आपसे कुछ ये इस तरह की बातें क्यों करते? अभी 2 सर्जिकल स्ट्राइक हुए, समीर भाई 2 सर्जिकल स्ट्राइक हुए, मुझे बताइए कौन मुसलमान चिल्लाया है? फिरोज साहब एक मिनट, मुझे ये बताइए 2 सर्जिकल स्ट्राइक हुए, कौन मुसलमान चिल्लाया है? ये कह रहे कि अगर हो जाएगा तो मुसलमान चिल्लाएंगे। चलिए वक्त इनको होना हुआ ना कुछ, ठीक है, वक्त खत्म हो गया। पीके सहगल साहब, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए दाऊद इब्राहिम के लिए? नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? भारत सरकार से हम क्या उम्मीद करें? अरे नहीं हो सकता तुमसे कुछ। सर सब लोग चुप हो जाए प्लीज 10 सेकंड बचा दिए सरकार को। सहगल साहब, तुम्हें नफरत मुबारक, हमें मोहब्बत मुबारक। जी जी जी, थैंक्स टू हमारा जो मीडिया है उसने बहुत बड़े फोर्स मल्टीप्लायर मोड में काम किया है। आपने जो हमको मर जाओगे पुख्ता सबूत दिया है दाऊद इब्राहिम की प्रेजेंस का, उसका फायदा हम उठाकर बड़े सोच समझकर इसको कैसे निकालना है, अभी गवर्नमेंट इसके बारे में सोचेगी। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगले 1.5-2 साल में जो हमने 15-20 साल में कार्रवाई नहीं कर सके, हफीज सईद के खिलाफ, दाऊद इब्राहिम के खिलाफ, मसूद अजहर के साथ, लखवी के खिलाफ, मक्की के साथ, ये सरकार अगले 1.5-2 साल में हर हालत में इन लोगों को ठिकाने पहुंचा देगी, लेकिन सोच समझकर बड़ी केयरफुली हमको स्टेप उठाने। दोनों देश न्यूक्लियर नेशन, बहुत शुक्रिया। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की उम्मीद की बात आपने कर दी जाते जाते, बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद यही करते हैं कि ये जो हिंदुस्तान के गुनहगार हैं इनको जल्द से जल्द सजा मिले, और अब तो सबूत भी हिंदुस्तान की हुकूमत के पास है, बाकायदा आवाज का सैंपल भी हमारे पास है दाऊद इब्राहिम की, जो ये साबित करता है कि पाकिस्तान किस कदर से सालों से झूठ बोलता आया है पूरी दुनिया से। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तुहिन माफ कीजिएगा, वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ETV उर्दू।